नमस्कार दोस्तों, आज 16 जुलाई है और आज फिर से हम हाजिर हैं कि आज क्या और क्यों पढ़ें, है ना। द हिंदू का विश्लेषण करना है। तो द हिंदू हम क्यों पढ़ रहे हैं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आज सबसे प्रासंगिक, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक यदि हम किसी को कह सकते हैं तो द हिंदू है यूपीएससी की सिविल सेवा एग्जामिनेशन के लिए। और इसलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं कि आखिर इसे आपको रोज़ क्यों पढ़ना चाहिए और क्या समझना चाहिए। ठीक है, तो आज यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, है ना, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और एक बात और ध्यान रखें कि इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा इसलिए देखें ताकि आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाए कि किस तरीके से हम न्यूज़ छाट सकते हैं और इनके वीडियो आने से पहले ही हम पढ़ सकते हैं और फिर मिला सकते हैं कि इनका और मेरा सेम है या नहीं है। ठीक है, तो ये काम कर लें और पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आज की पहली न्यूज़ क्या है? आईआईटी तो जानते ही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एम का साइन होता है कि वो कहाँ पे स्थित है। एम है मतलब मद्रास, IIT-D है मतलब दिल्ली, IIT-K है मतलब कानपुर, है ना, खड़गपुर भी हो सकता है। तो इस तरीके से KMD इस तरीके की बात करी जाती है। IIT-B है तो बॉम्बे, है ना, इस तरीके से बात की जाती है। तो यहाँ पे जो है IIT-M जो है रैंक कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो देश के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में वो कौन है? IIT मद्रास, है ना। उसे 87.59 का स्कोर मिला है और नंबर 1 पे है। तो कौन कौन है इसमें और क्यों है ना, क्या कारण है, किन मानकों पे इसका तैयार किया जाता है, ये आप जरूर देख लें। ठीक है, इसके बाद जो है पेज नंबर 6 में है द यूक्रेन वार एंड द रिटर्न टू यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब है क्या हम फिर से यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय देशों के बीच में या उनके महत्व को बढ़ा रहा है। ये यूक्रेन का जो युद्ध है क्या यूरोप के महत्व को बढ़ा रहा है या यूरोसेंट्रिज्म हो रहा है, वहाँ पे यूरोपीय मतलब केंद्रीकृत हो रहा है। तो इसी के बारे में बात की गई है। हैप्पीमन जेकब हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, तो आप इनको पढ़ें और क्या क्या ये कारण बता रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बारे में बात करी है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जो है अगली न्यूज़ वो है दलाई लामाज मंथ लॉन्ग विजिट टू लद्दाख बिगिंस, है ना। आप जानते ही होंगे कि लद्दाख का क्षेत्र जिन पे कई मतलब कहता है चीन की वो हमारा ही क्षेत्र है या उसके बहुत सारे जो क्या बोलते हैं वो एरिया हैं वो हमारे उसमें आते हैं। इसलिए दलाई लामा का अरुणाचल प्रदेश जाना और लद्दाख जाना वो एक तरीके से उसका विरोध करता रहा है ना। तो इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था। दलाई लामा किस तरीके से आए और क्या उनका दर्जा है भारत में, राजनीतिक शरणार्थी हैं, है ना, या किस तरीके के वो शरणार्थी हैं, उनका क्या दर्जा है, आखिर इनकी चिढ़ क्यों है ना, वन चाइना पॉलिसी में किस तरीके से दलाई लामा खतरा हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसके बाद है बांग्लादेश ऑन पैथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। राजनाथ सिंह ने कहा है जो बांग्लादेश है हमारे बगल में, जो पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में, और 1971 में वो काफ़ी पिछड़ा था और आज वो काफ़ी आगे है। अभी एक पुल के उद्घाटन की बात हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने उसे पैसा देने से मना कर दिया, बांग्लादेश ने अपने पैसे से बनवा लिया, है ना। तो इस तरीके से वो काफ़ी आगे है, जबकि हमारे 3 पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, आज उनकी हालत ये हो चुकी है कि वो कहीं से उधार मांगते फिर रहे हैं या एक तो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान भी उसी स्थिति में पहुंच चुका है। तो आखिर ऐसा क्या रहा बांग्लादेश के साथ या बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया कि वो आज इतना आगे हो चुका है, विश्व के दूसरे नंबर में रेडीमेड कपड़ों का निर्यातक बन चुका है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, क्या भारत में ऐसा लागू किया जा सकता है या क्या इस तरीके का मॉडल भारत में लागू किया जा सकता है या लागू किया भी जा सकता है, तो किस तरीके से लागू किया जा सकता है, इसे देखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है, ईरान बेलारूस टू बी न्यूवेस्ट SCO मेंबर। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई सहयोग संगठन,
उसके जो न्यूएस्ट मेंबर बनने की बात की जा रही है वो ईरान और बेलारूस है। बेलारूस तो आप जानते ही हैं कि रसिया का बहुत ही नज़दीक वाला देश रहा है, और ईरान भी लगभग उसी तरीके से है। तो एससीओ में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईरान के शामिल होने से में भी भारत को बहुत सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इसकी चिंता भारत जता भी चुका है। तो क्या फ़र्क पड़ता है यदि ईरान एससीओ में शामिल होता है, उससे भारत ईरान के रिश्ते या भारत एससीओ के रिश्ते में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। नाटो और एससीओ के बीच में किस तरीके का टकराव हो सकता है ना, इसको आप जान सकते हैं। I2U2 जो अभी बनाया गया है, इज़राइल, इंडिया, यूएस और यूएई, ये जो बनाया गया है एक गुट, इसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो इन चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो है पब्लिक कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसी को कैपेक्स बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। पब्लिक कैपेक्स प्लान की टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ है ना, तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है तो वो लंबे मतलब समय में ग्रोथ देगा, इसके बारे में बात की गई। गवर्नमेंट रेज कैपेक्स बाय 35.4% फिनेंशियल ईयर 23, तो बढ़ाया जा रहा है। कहाँ पे खर्च किया जाएगा, किस तरीके की बात की जाएगी, इसी के बारे में आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो है यस बैंक टू सेल 48,000 करोड़ बैड लॉन्स टू एआरसी है ना। एआरसी क्या है, तो एआरसी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और उसको सेल किया गया है यस बैंक द्वारा 48,000 करोड़ रुपए का बैड लोन। मतलब ये समझिए कि एक ऐसी कंपनी जिसको, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हो और आपने एक बहुत उधार दे रखा है, और आप वसूलने के स्थिति में नहीं हो, या वसूलने में अपना धन और जो संसाधन है उसे बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए एआरसी बनाई गई है। उसे यस बैंक ने 48,000 करोड़ का बैड लोन ट्रांसफ़र किया है। यह कितने में बेचा गया है देखा जाएगा, और इसके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या यह सिर्फ इसलिए बेचा गया कि वो पूरा वसूल करे, उसके बदले में एक कमीशन ले, या फिर इस तरीके से बेचा गया कि जैसे 48,000 करोड़ की बात है तो आप इसे 24,000 करोड़ में ले लीजिए, इस तरीके से बेचा गया। शेयरिंग की बात ही नहीं है। एक तरीका ये होता है कि मेरे 1 लाख रुपए का लोन फंसा हुआ है, या 1 लाख रुपए का कर्ज फंसा हुआ है, तो 1 लाख रुपए आप वसूल के दाओ, उसमें से 20,000 या 25,000 आपको दे देंगे। एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम जान रहे हैं कि वो तो डूब ही चुका है ना, तो यदि आप उसमें से लाते हो तो आप आधा रख लो और आधा मुझे दे दो। इस तरीके से क्या किया गया है उसको आप देख लेंगे एक बार, है ना, किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी आ गई हैं अब। तो जो बैड लोन है उनके रिकंस्ट्रक्शन की या उसको रिकवर करने के लिए भी संस्थाएं आ गई हैं। तो ये एक नया तरीका है, तो इसे भी आप देख लेंगे, ठीक है। क्या विजय माल्या या इस तरीके के जो लोन डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए भी ऐसा किया जा सकता है, या और मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं, किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, बड़े क्षेत्रों में, या कितने लेवल तक किया जा सकता है, 10,000 रुपये के लिए भी किया जा सकता है, या किसी एक लेवल से ऊपर के लिए, जैसे 10 करोड़ से ऊपर का लोन है तब किया जा सकता है। इस तरीके की बातें हैं, तो आप इसको देखिएगा एक बार। थ्रू आउट मल्टीपल सोर्सेज से भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट की साइट से भी देख सकते हैं। यदि आप देखते हैं तो इसे आप आसानी से समझ लेंगे। आगे भी उस पर न्यूज आते रहेंगे अभी तो, ठीक है। तो इतना ही है आज पढ़ना। धन्यवाद।